तव्हांखां इजाज़त वठंदुसि त हीअ रिकॉर्ड पिया कयूं ऐं हीअ तरबियत जूं शयूं जेको आहे ॿियनि हंधनि ते बि कमु ईंदियूं ऐं असां ॿियनि सूबनि में बि सिंध हारी कमेटी ठाहिण वञूं पिया यानी उते जी हारी तंज़ीम तंहिं करे जेकॾहिं उर्दू में कंदासीं हीअ रिकॉर्ड थी वेंदियूं त उन्हनि खे बि कमु ईंदियूं इन सिलसिले में। इजाज़त है तव्हांजी। दोस्तों साथियों, सबसे पहले आपको मुबारकबाद। हमारी चंबड़ के दोस्तों को और डिस्ट्रिक्ट के टंडोलयार के सिंधारी कमेटी के अहदेदारों को मुबारकबाद कि उन्होंने ये तरबियती स्कूल मुनक़िद किया। तरबियती स्कूल का मकसद क्या होता है और क्यों मुनक़िद किया जाता है। अभी आप देखें, समाज में न स्कूल में तरबियत होती है, न मदरसे में तरबियत होती है, न मस्जिद में तरबियत होती है, न कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तरबियत होती है। नतीजा ये निकला है कि समाज में जो आपका और हमका सबका मुश्तरका है, उस समाज के अंदर इंसान नहीं भेड़िए पैदा हो रहे हैं, जिनको अपने जान की परवाह नहीं है, जिनको दूसरे जान की परवाह नहीं है, और बहनों बेटियों और माओं के सिलसिले में उनका रवैया भेड़ियों जैसा है, बघेड़न जड़ो है। अवां खे आपको ताज़ा वाक़या जो दोस्तों ने बताया, फातिमा फरड़ो रानीपुर के पीर के हवेली में जो उसके साथ ज्यादती हुई है, 10 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची के साथ पीर शराब में धुत होकर उसके साथ ज्यादती करता है और उस बच्ची का इतना खून के खून में नहला जाती है और तड़प तड़प के मर जाती है। क्या उसके पास और औरतें नहीं हैं? कहते हैं कि 4-5 उसकी बीवियां हैं। और इन पीरों के लिए बड़े शहरों में उस तरह की मंडियां खुली हुई हैं। लेकिन ये इस मासूम के साथ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इंसान की तरबियत उस तरह की नहीं है। इंसान क्या जानवर से भी गिर गया है कि जानवर अपनी मुखालिफ जिन्स के साथ जब रिश्ता जोड़ता है, जब वो मुखालिफ जिन्स के साथ अमल करता है, तो उसमें उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन इंसान उस जानवर से भी बदतर हो गया है। फिर आप देखें कि एक बंदा कोशिश करता है कि मैं दूसरे को किस तरह धोखा दौलाप करके उनसे लूट सकता हूँ। घर लूट रहे हैं, भूख, इफलास, बीमारी और जिनसी ज़रूरत, ये फितरी बात है। इनको कैसे हल करना चाहिए? एक फितरी बात है कि इंसान को जिनसी ज़रूरत पड़ती है। उस जिनसी ज़रूरत को पूरे करने के लिए शादी होती है और जोड़ी जोड़ी होती है, ताकि इंसान एक तरफ अपनी जिनसी ज़रूरतें पूरी करे और दूसरी तरफ ये इंसानी समाज में अफजाइश नस्ल का सिलसिला जारी रहे, इंसानियत ख़त्म न हो जाए। मैं मिसाल देता हूँ, यूरोप के 3-4 ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर शादी के बावजूद लोग बच्चे पैदा नहीं करते। क्यों पैदा नहीं करते? वो कहते हैं कि इन बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इस वजह से उनकी आबादी कम हो रही है। और ममालिक से जो लोग वहाँ जाते हैं, उनको हर 10 साल के बाद अपनी आबादी को बराबर बनाने के लिए उनको मुकम्मल शहरियत देते हैं। पहले रहाइश देते हैं, लेकिन 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जब देखते हैं कि आबादी बिल्कुल कम हो गई है, तो उसको पूरा करने के लिए उनको मुकम्मल शहरी हुकूक देते हैं, शहरियत में शामिल करते हैं। क्योंकि ये इस समाज की ज़रूरत है कि इंसान जो है वो अफजाइश नस्ल करता रहे, लेकिन वो भी कितनी करे। तो ये मुतल्लिक है इस बात से कि हमारा शऊर, हमारी तरबियत कैसी हो रही है। मैं उस्ताद रहा हूँ, हमारे उस्ताद नहीं आया, उस उस्ताद के 7 पीरियड थे और 5 क्लासों में। अब उसके लिए या तो मॉनिटर को खड़ा किया जाएगा कि बच्चों को खामोश कराओ, काम नहीं होगा, या बच्चों को भेज दिया जाएगा कि बाहर जाओ खेल कूद करो, या कोई दूसरा उस्ताद जाएगा खामोश कराएगा। लेकिन ये नहीं होगा
कि कोई एक ऐसा उस्ताद हो स्कूल में जिसका और कोई काम ना हो। स्कूल में हर क्लास में बच्चों की अखलाकी, समाजी, शऊरी तरबियत करे, उनकी नशोनुमा करे, ताकि जिस समाज का वो हिस्सा है उस समाज में वो इंसान की तरह ज़िंदगी बसर करे और बाकी इंसानों की तरफ भी उसका रवैया इंसानों वाला हो। हमारे अजीम फ़लसफ़ी कार्ल मार्क्स ने कहा है, एंगल्स ने कहा है कि इंसान का इंसान के साथ रिश्ता जो है वो दुश्मनाना हो चुका है। क्यों? कि यहाँ पर एक दौलत की हवस है, एक तरफ अंबार है दौलत के, दौलत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और हर आए दिन करोड़ों अरबों रुपए आते हैं और अयाशियों पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो हैं जिनको 2 वक्त की रोटी खाने की रकम नहीं है। इस मुल्क के 45% ऐसे लोग हैं जिनके घर में बिजली नहीं है, और अगर किसी के पास बिजली थी तो महंगी होने की वजह से उन्होंने अल्लाह हाफिज कर दिया बिजली से। बेशुमार लोग हैं जिनके पास बिजली है, बिल अदा नहीं कर सकते। हर शहरी को ये सहूलतें मुयसर होनी चाहिए, बिजली, गैस, तालीम, इलाज, सड़क, रास्ता। लेकिन जब रियासत पर काबिज कुव्वतें, हुकूमत पर काबिज अशराफिया कुव्वतें, जब सब दौलत पर, और वो समझते हैं कि हम हुक्मरान हैं लिहाजा इन पर कब्ज़ा हमारी ज़रूरत है, ये हमारा माल है, और वहाँ पर वो आके जानवर बन जाते हैं। उन जानवरों का मुकाबला करने के लिए ये जो अक्सरियत अवाम है जिनके खून पसीने पर वो अरबों के मालों में रहते हैं, जिनके खून पसीने की मेहनत पर वो हवाई जहाज़ों में उड़ते हैं, जिनके खून पसीने की मेहनत पर एयर कंडीशन से बाहर नहीं निकलते, इन लोगों की तरबियत की जाए कि ये कैसे इनसे छीने, कैसे इनसे वापस लें, क्योंकि ये धरती इंसानों की है, ये जरदारी की, शहबाज की, इमरान की नहीं है, किसी रानीपुर के पीर की नहीं है। ये धरती उन इंसानों की है जो इंसान इसको काश्त करता है, जो इसको बेचता है। इन इंसानों की ज़रूरतें कौन पूरी करता है? ये हुक्मरान, ये सरमाएदार, ये सेठ पूरे नहीं करते। आप सबको अपने अंग को छुपाया हुआ है। ये कपड़ा किसी सेठ ने नहीं बनाया, किसी वडेरे ने नहीं बनाया। ये कपड़ा किसने बनाया है? आपने बनाया, मजदूर ने बनाया है। इस वजह से किसी शायर ने कहा है कि तो वस हथड़ा, यानी हाथ आपके हाथ में है, बस में है। अगर ये काम करना छोड़ दें तो ये पूरी कायनात नंगी भी हो जाए, भूखी भी हो जाए। सवाल ये है कि इनकी तरबियत हो, इनको पता चले कि सफ़ेद पोश आदमी सामने आता है तो झुक जाते हैं, क्योंकि उनके आबा व अजदाद ने उनको ये सबक सिखाया कि बड़ी गाड़ी पर गुजरने वाला बंदा सफ़ेद कपड़े पहने हुए हों, बड़ी मोबाइल हो उनके पास और 4 बंदूक बरदार उसके साथ हो तो समझो कि ये बड़ा आदमी। हकीकत यह है कि वो बड़ा आदमी नहीं है, वो हरामखोर आदमी है जो दूसरे के पसीने पर पलता है। और वो सबसे बुरा इंसान है जो कोई मेहनत नहीं करता और लाखों करोड़ों इंसानों की मेहनत पर पलता है, अपने ख़ानदान को पालता है। तो ये तरबियती स्कूल इसलिए मुनक़िद कर रहे हैं कि आपको ये समझाया जाए कि हकीकी इंसान आप हैं, क्योंकि आप बाकी इंसानों के लिए ज़िंदा रहने, समाज में ठीक तरह ज़िंदगी गुजारने का बंदोबस्त करते हैं। और इस स्कूल को कामरेड नज़ीर अब्बासी के नाम क्यों रखा है? क्योंकि कामरेड नज़ीर अब्बासी इमदाद काजी का रिश्तेदार नहीं था, दामरो मलका इकबाल का रिश्तेदार नहीं था, मीर मुनव्वर यानी सिंध हारी कमेटी के अहदेदारों का रिश्तेदार नहीं था।
یہ اس وجہ سے اس کا نام رکھا ہے کہ یہ وہ عظیم رہنما ہے جنہوں نے آپ کے مقاصد کے لیے لڑا، تشدد گاہوں میں گیا، لیکن انہوں نے اپنا اصول نہیں چھوڑا، اپنی جدوجہد سے دستبردار نہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھی کوٹا کلی کیمپ میں تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1979 کی، 79 کی۔ اور کلی کیمپ سے جب یہ رہا ہوئے تو کامریڈ ماندلشر، فیض سمرو، ان لوگوں کو، کامریڈ نذیر کو، سب کو کہا گیا کہ دیکھو اگلی بار اگر نذیر دوبارہ گرفتار ہوا تو یہ جیل سے سلامت واپس نہیں جائے۔ کامریڈ نذیر جب ان کے ساتھ واپس آ رہا تھا، ٹرین میں سوار ہوئے تو سب نے کہا کہ یار انہوں نے، حرامیوں نے آپ کو بڑا نوٹس دے دیا ہے۔ تو کامریڈ نذیر نے کہا کہ میری تو ایک جان ہے، کروڑوں جانوں پر میری جان قربان ہے۔ ان کی زندگی کو سفل بنانے کے لیے، ان کی زندگی میں سہولتیں پیدا کرنے کے لیے، بھوکے میرے بھائیوں کو اناج کا بندوبست کرنے کے لیے، ان میری ماؤں جو ان کے سامنے ان کے بچے بغیر علاج کے، کیونکہ پیسے نہیں ہیں، تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، ان ماؤں کی اولاد کو بچانے کے لیے میری جان جاتی ہے تو وہ ایک جان ہے۔ اور انہوں نے اس جان کو قربان کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں وفادار ہوں آپ کا، میں ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیا قربانی دینے کے لیے تیار ہوں؟ بھائی آپ کے عشق میں جوتے نہیں پہنوں گا، میں نہاؤں گا نہیں، میں شیو نہیں کروں گا، میں کپڑے نہیں دھلاؤں گا، کپڑے نہیں پہنوں گا، بال نہیں کٹواؤں گا، یہی کریں گے نا، میں بھوکا رہوں گا۔ لیکن جان کی قربانی دینا سب سے بڑی قربانی ہے، جو ایک مرتبہ ملی ہے وہ بار بار نہیں ملتی۔ وہ نذیر نے قربانی دی، اس وجہ سے تربیتی اسکول کامریڈ نذیر کے نام سے رکھا۔ اب آپ کو دوستوں نے بتایا کہ ہاری کمیٹی کا یونٹ بنانا، آپ دیکھیں کہ آپ نے پچھلے دنوں اسٹرگل کی ہے کائے پر کہ یہ گٹکا اور یہاں جو منشیات بکتی ہے اس کو روکا جائے۔ پولیس پر بھی پریشر ڈالتے ہیں، باقی انتظامیہ پر بھی پریشر ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ سمجھتے ہیں ہم سب کے لیے، صحت کے لیے نقصان دہ، پیسہ ضائع ہوتا ہے، بیمار ہوتے ہیں، بری بری بیماریاں لگتی ہیں، آدمی مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی آپ کی بات، لیکن وہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ صرف پیسہ کمانے کے لیے؟ سیٹ، سرمایہ دار اور حکمران منشیات کو اس لیے نہیں صرف پھیلاتے کہ آپ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، وہ اس لیے پھیلاتے ہیں کہ آپ نشہ کر کے غرق رہیں، اپنی زندگی کے متعلق نہ سوچیں۔ اگر زندگی کے متعلق سوچیں گے تو لڑائی کی طرف تیار ہو جائیں گے، اور یہ انقلابی لوگ آ کے آپ سے بات کریں، آپ نشے میں دھت ہوں، ان کی بات سمجھ میں نہ آئے۔ اس مقصد کے لیے وہ منشیات کو پھیلاتے ہیں۔ تو ہاری کمیٹی کی پہلی ذمہ داری، آپ دوستوں کی پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ہر قسم کے نشے سے اپنے آپ کو پاک صاف کریں، کیونکہ یہ ہمارے حکمرانوں اور وڈیروں اور ان استحصالی قوتوں کا آپ کے خلاف ایک ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کو اٹھا کے پھینکو گے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس ہتھیار کو پھینکو گے؟ آئندہ یہ ہر قسم کی منشیات جس کے خلاف لڑ رہے ہو، آپ ان سے اپنے آپ کو آزاد کرو گے؟ چھوڑ دو گے یہ چیزیں؟ پہلی یہ چیز ضروری ہے کہ فروئی خرچہ، صحت کا نقصان دو، اور اس پیسوں کے نتیجے میں آپ جو بچوں کے لیے 1 کلو آم لے جا سکتے ہو، آپ اپنے بچوں کے لیے 1 پاؤ مرغی کا لے جا سکتے ہو، آدھا کلو گوشت لے کے جا سکتے ہو، اپنے بچوں کے لیے اچھا دودھ کا 1 کلو لے جا سکتے ہو، وہ آپ کہے میں اڑا رہے ہو؟ سپاری میں، گٹکے میں، تھرے میں؟ آپ اپنے سے وفادار ہوئے؟ اپنے خاندان سے وفادار ہوئے؟ نہیں، آپ اپنے بھی دشمن، خاندان کے بھی دشمن، اور سب سے بڑی بات سماج کے دشمن۔ اور آپ دوست پھر کس کے ہوئے؟ آپ دوست اس کے ہوئے جو سماج کو منشیات میں مبتلا کر کے ان کو غرق کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ استحصال جاری رکھے۔ تو اس سے جان چھڑانی ہوگی۔ دوسری بات
کہ हारी कमेटी इनकलाबी तंजीम है किसानों की। इनकलाबी की जिम्मेवारी है कि किरदार का बुलंद हो, यानी आप दो तीन ऐसी चीजें हैं जो इंसानी जबलत और जरूरत है। जबलत और जरूरत है वो क्या है? ऑक्सीजन लेना, सांस लेना, दूसरा खुराक लेना, तीसरा पानी लेना। ये इंसानी जबलत भी है, इंसानी जिंदगी की जरूरत भी है। बाकी चीजें जबलतें हैं, जिंदगी का हिस्सा नहीं है। जैसे कामरेड इकबाल ने कहा, और ठीक कहा, ये हिंदुस्तान की आजादी के जितने हीरो थे उन्होंने शादियां नहीं की, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारी शादी इनकलाब से की हुई है, अपनी धरती माँ से रिश्ता जोड़ा हुआ है। जब तक इसको आज़ाद नहीं करेंगे हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन जिन्होंने शादी की है और आज इनकलाब के लिए लड़ रहे हो, उनको अंदाज़ा है कि कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। कामरेड इकबाल ने आपको बताया। लेकिन क्या उस जिनसी ज़रूरत को हम भी उन पीरों और वडेरों की तरह काबू नहीं पा सकते? ये जबलत है, लेकिन ऐसी जबलत है जिसको आदमी काबू पा सकता है। और जितनी उम्र आपकी बड़ी होगी और उस वक्त तक आप अपने आप को महफूज रखेंगे, उतना लंबी उम्र तक, इंतहाई बुढ़ापे तक आप ये सारी जिंदगी के मज़े भी ले सकते हैं, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। तो अपनी बीवी के अलावा बाकी आपकी उम्र की जितनी औरतें हैं वो आपकी बहनें होनी चाहिए। जो उससे छोटी हैं वो बहनें और बेटियां होनी चाहिए। जो उससे बड़ी हैं वो आपकी खाला और माँ होनी चाहिए। जब ये अखलाक रखोगे तब समाज में आपको एक पुतला, एक सिंबल इंसान करार दिया जाएगा। और इंसान मेरी बातें बाद में सुनते हो, पहले मेरी आदतों को देखते हो, उसके बाद मेरी बात सुनते हो। हम इनकलाबी लोग उस मुल्ला की तरह नहीं है जो बड़ा भाषण देता है, मंबर पर बैठ के बड़ी तकरीरें करता है, लेकिन है वो कहता है कि मैं करता क्या हूँ इसको छोड़ दो, मैं जो कहता हूँ उस पर अमल करो। हम कहते हैं कि हम जो कहते हैं हम वो अमल भी करते हैं, तो अमल भी वही करो, कहो भी वही। वो रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा, तब हारी कमेटी समाज की रहनुमाई कर सकेगी। सिंध हारी कमेटी इनकलाबी हारी कारकुनों का वो दस्ता है जो बाशऊर है, बाकिरदार होना चाहिए। और बाकिरदार के अलावा तीसरी खूबी क्या होनी चाहिए? लड़ाकू। लड़ाकू किसी के साथ ज्यादती होते हुए देखे खामोश न बैठे। अपना हक कोई मार रहा है, किसी और का हक मार रहा है, खामोशी से बैठना नहीं है। अगर खामोशी से बैठता है तो इसकी मानी शऊर नहीं है। बुज़दिल और बहादुर, लोग कहते हैं कि ये बहादुर है, ये बुज़दिल है। ये बुज़दिली और बहादुरी निस्बती चीज़ है। ये जो शऊर है इंसान का वो बहादुर भी बनाता है, बुज़दिल भी बनाता है। अगर मैं मंशियात में जकड़ा हुआ हूँ, अगर मैं जानी हूँ, तो मैं किसी के सामने खड़ा नहीं हो सकूँगा, मेरी जुर्रत नहीं हो सकेगी, हिम्मत नहीं हो सकेगी। अगर मैं सारी बुराइयों से साफ पाक हूँ तो खड़ा हो जाऊँगा, तो एसपी भी कहेगा, एसएचओ भी कहेगा कि यार ये बंदा जो कह रहा है ठीक है। मैं अपनी मदर इन लॉ, अपनी सास की मिसाल देता हूँ। वो पीर ऑफ लोहारी शरीफ की मुरीद थी, मेरी बीवी वो भी पीर ऑफ लोहारी शरीफ की मुरीद थी। हमारी शादी हुई तो क्योंकि उनके नाम कुछ ज़मीनें थी पीछे, तो रिश्तेदार नाराज़ हो गए कि इसका नरीना कोई खातून का बच्चा नहीं था और इस लड़की का कोई भाई भी नहीं था, लिहाजा अब ये ज़मीन जो हमारे कब्ज़े में थी, बाकी लोगों के, ये अच्छे खासे ताकतवर लोग हैं, हमसे ज़मीन छीन लेंगे। तो उन्होंने हमें थ्रेट करने शुरू कर दिए और उन्होंने जाके पीर ऑफ लोहारी शरीफ को कहा कि फलां की बेटी ने ऐसे बंदे से शादी की है जो कम्युनिस्ट है,
और उन्होंने समझा कि पीर कहेगा कि कम्युनिस्ट मानी मजहब का दुश्मन, अल्लाह का दुश्मन, और वो इस पर नाराज हो जाएगा। जब नाराज हो जाएगा जमात से निकाल देगा, हम ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। मेरी सास ने कहा कि पीर के पास चलो। मैंने कहा चलो। कहने लगे कि साईं के पाँव को हाथ रखना, और साईं बैठा होगा मंजे पर, तख्त पर, तुम्हें नीचे बैठना होगा। हाँ हाँ करता हुआ मैं पहुंचा। अब जब वहाँ पहुँचे तो पीर साहब को क्योंकि पहले से मालूम था, तो उन्होंने मंजे पर हाथ रखा, और मैंने मंजे पर हाथ नहीं रखा। मैं जैसे ही यूँ हुआ तो पीर ने मुझे हाथ दिया। उनको हाथ नहीं दिया, मुझे हाथ दिया। जब बैठे तो मेरी सास ने कहा कि ये मेरा अकेली बेटी है, ये उसका शोहर मैं आपके पास ले आई हूँ, मेरे खानदान वाले नाराज़ हैं। पीर साहब ने कहा कि हाँ मेरे पास भी आए थे। वो कह रहे थे कि साहब खातून ने बेटी की शादी कराई है ऐसे आदमी से जो कम्युनिस्ट है। कहने लगे मैंने उनसे कहा कि कम्युनिस्ट से अच्छा इंसान कोई होता ही नहीं। पीर ने कहा कि कम्युनिस्ट से अच्छा इंसान कोई होता नहीं है। तो कहने लगे मुझे उन्होंने कहा कि वो तो न अल्लाह को मानता है न रसूल को मानता है। तो मैंने कहा कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि कोई हमें पीर माने, कोई अल्लाह को माने, कोई रसूल को माने। हम भी तो आपको यही सिखाते हैं कि किसी का हक मत खाओ, किसी का साथ ज़्यादती मत करो, बच्चों को तालीम दिलाओ, बच्चों को नौकरी कराओ, बच्चियों को बराबर के हक दो। और ये असल में कम्युनिस्ट इसके लिए लड़ते हैं। अब ये उस सास जो पक्की मजहबी औरत थी, उन्होंने अपने पीर से कहलवाया। और आप अंदाज़ा करें कि अगर पढ़ा लिखा पीर है तो उसके सामने कम्युनिस्ट की ये हैसियत। तो आप सब अगर इनकलाबी हो तो वो भी आपकी गवाही दे जिसको आप न मान रहे, और वो तब गवाही देगा जब का आपका अखलाक और किरदार इस तरह का। जब ये इस तरह का बनकर एक इंसान का पुतला बनकर किसानों के पास जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, तो वो आपको उठ के इज्जत देंगे। इस वजह से नहीं कि आप बड़े हजारों एकड़ ज़मीन के मालिक हैं, इसलिए नहीं कि आप बहुत बड़े अफसर हैं, इसलिए नहीं कि बड़ी गाड़ी में आए हैं। वो कहेंगे कि यार ये हमारा वो साथी है जो हर बुरे काम के खिलाफ लड़ता है, और मेरे साथ कोई ज्यादती करे तो ये उनसे लड़ पड़ता है। इस वजह से मेरे लिए अजीम इंसान ये है, मैं खड़ा होकर अपनी जगह इसको दूं। हमें ये तरीका अख्तियार करना पड़ेगा, तब हमारे किसान कमेटी बढ़ेगी। और किसानों के लिए यूनिट बनाने के लिए कम से कम 11 मेंबर जरूरी हैं। 11 पर मुश्तमिल नहीं होता, आप 50 भी 100 भी उसके यूनिट के मेंबर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 होने चाहिए। और आप जो अभी बताया दोस्त ने कि मेरे साथ मेरे गांव में फलां से ये मसला है, ठीक बात है। मेरी बच्चा जो है, आपके घर में भी बच्चे पैदा होते हैं, और वो बच्चा सबसे ज़्यादा प्यारा किसको होता है? अपनी माँ को। मैं गलत कह रहा? और वो माँ उस बच्चे को दूध कब देती है? जब बच्चा रोने लगता है। तो कोई हारी कमेटी का मेंबर बने, हारी कमेटी के सामने आके बात रखे, तो हम उसके हक के लिए लड़े ना। जब वो हारी कमेटी का मेंबर बनने को तैयार नहीं है, हारी कमेटी के तरबियती स्कूल में आने को तैयार नहीं है, हारी तब कमेटी दूसरों के हकूक़ के लिए जलसा जुलूस निकालती है, उसमें शरीक होने के लिए तैयार नहीं है, हम कैसे उसके लिए लड़े? और फिर किसी के हक के लिए लड़ो। तो आज तो आलम यह है कि आप किसी कमज़ोर आदमी के हक के लिए जब लड़ना शुरू करते हैं, तो बड़े वडेरे उसके पास जब पहुंच जाएं तो वो फिर उनके साथ मिल जाता है, और आप जो उसके लिए लड़ रहे हैं वो झूठे साबित हो जाते हैं। अभी आप देखें वो क्या नाम था, जोखियो, नाजिम जोखियो का केस कितना बड़ा हुआ। पूरे सिंध से लोग वहां पहुंचे, लेकिन उनके खानदान पर बड़े बड़े गाड़ियों वाले, बड़े सरमाएदार, बड़े वडेरे वहां पहुंचे। उन्होंने समझा कि वो तो इंसान था बेचारा, मरना था, मर गया, अब इन सबसे हम कैसे खराब करें ताल्लुकात। पैसे भी ले लिया, सुलह भी कर लिया, फरियाद पर हाथ उठा लिया। अब वो फरडो, फातिमा फरडो का वालिद
गरीब आदमी, एक गरीब आदमी जिसके पास खाने का न हो, बच्चों को खाने के लिए न दे सके, वो अपने बच्चे कहता है कि किसी के घर में जाके काम करे, उसके साथ वो कैसा सलूक करते हैं, कम से कम पेट भर के खाना तो देंगे। और इस तरह का खाने के लिए किसी मुफक्किर ने कहा है कि गधा भी अपना पेट पालता है। कहाँ से? कचरे के ढेर से। भेड़िया भी अपना पेट पालता है, अपने बच्चों का भी पेट पालता है। कहाँ से? किसी का पेट फाड़ कर। इंसान अशरफुल मखलूकात है, न उसे भेड़िया होना चाहिए न गधा होना चाहिए। हम अपने बच्चों को इस तरह दूसरों के हवाले कर दें? नहीं, इस हक के लिए लड़ना चाहिए। मैं कामरेड डामरोमल से, मीर मुनव्वर से कई बार इस मसले पर तलख कलामी हुई है कि ज़रूरतमंद आता है, कहते हैं कि यार इस बेचारे को 500 दे दे, 1000 दे दे, 5000 दे दे। मैं कहता हूँ इस तरह एक एक की कितनी मदद करोगे? हमारे सामने मिसाल है टॉलस्टॉय की कि एक बहुत बड़ा सरमाएदार अमीर आदमी, वो जब शहर में निकला तो देखा कि फुटपाथ पर लोग पड़े हुए, सर्दी, किसी के पास पुराना कोट है, किसी के कंबल है, चिपक रहे हैं, सड़कों पर पड़े हुए हैं, फुटपाथों पर। अगले दिन ये गया, अपने ओवर कोट, अंदर वाले कोट के सारे जेब भर के गया और लोगों को पैसे देता था, कुछ खाना खाएं, अपने आप को संभालें। 2-4 रोज के बाद गया तो वो वहीं पड़े हुए थे।